अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। गैलप सर्वे के मुताबिक 53% अवाम पुरुमीद हैं कि इमरान खान ही पहले वजीर आजम होंगे जो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे। लेकिन क्या वाकई? यही सवाल आजकल मुल्की सियासी मंजर पर छाया हुआ है और सारी हलचल इसी के लिए है। और इस सवाल या इस इक्वेशन में सबसे ज्यादा अहमियत तरीन ग्रुप की हो चुकी है। राबते मुलाकातें जारी हैं। जहांगीर तरीन की शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई, खबरें आई कि अदम एतमाद की तहरीक पर मुशावरत हुई। फिर खबर आई कि जहांगीर तरीन की बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात हुई और तरीन ग्रुप ने फैसले के लिए वक्त मांगा है। इत्तेहादी जमातों के हवाले से खबर है कि उनको लगता है अपोजिशन का इन्हिसार उन पर नहीं बल्कि तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान पर है। और ऐसा ही दावा नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने हमारे साथ एक इंटरव्यू में किया था। जरूरत नहीं है, इत्तेहादी बगैर भी अदम एतमाद हो जाएगा। सर कैसे हो जाएगा? 162 मेंबरान हमारे पूरे हैं, एक भी कम नहीं हुआ। हुकूमत जो है 10 की जरूरत है, तो वो 10 172 हुकूमत के तो 10 नहीं आएंगे ना सर आपके साथ? आप यकीन करें इससे बहुत ज्यादा आ जाएंगे। सवाल यह है कि क्या नाराज अरकान अपनी ही हुकूमत से इतने नाराज हैं कि अपोजिशन के साथ मिलकर इसे घर भेजने को तैयार हो जाएंगे? दूसरी तरफ विफाकी काबीना की मंजूरी के बाद सदर ममलिकत ने इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता अखलाक के कानून में तब्दीली और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइबर क्राइम एक्ट को मजीद सख्त करने का ऑर्डिनेंस जारी कर दिया है। सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए कवानीन में तरमीम पर अपोजिशन की जानिब से सख्त रद्दअमल सामने आया है। शहरी रहमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन के कवायदो ज़वाबित में तब्दीली इलेक्शन चोरी करने की एक नई साजिश है। जबकि मरियम नवाज ने ट्वीट किया है कि ये हुकूमत जो भी कवानीन बना रही है कहने को तो मीडिया और अपोजिशन की आवाज़ बंद करने के लिए है, मगर ये कवानीन इमरान एंड कंपनी के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हैं। सवाल यह है कि क्या हुकूमत ने कवानीन में तब्दीली इसी सोच के तहत की है? इन्हीं निकात पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब हमारे साथ हैं, एजाज अवान साहब हमारे साथ हैं, जैगम खान साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू का आगाज कर लेते हैं जो पॉलिटिकल फ्रंट पर हो रहा है। खुलकर अब तक ना तो इत्तेहादी बोल रहे हैं, जैसा कि रिपोर्ट भी हो रहा है कि इत्तेहादी अब समझ रहे हैं कि नाराज अरकान जो हैं पीटीआई के उस पर फोकस कर रही है अपोजिशन। तरीन ग्रुप ने भी कोई खुलकर फैसला दिया नहीं, मगर बहुत सी खबरें कहा जाए सामने आ रही हैं, सुनने में मिल रही हैं। फैसला क्या कर सकता है तरीन ग्रुप? आमिर ज़िया साहब आपके पास खबर क्या है? जो कहते हैं ना कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। तो इस वक्त सूरत हाल जो है वो बिल्कुल इसी शेर के हस्बे हाल है। आप अगर देखें कि क्या साराइयाँ बड़ी जोरों पर हैं, लेकिन मेरे एक तो बड़े बुनियादी सवाल हैं जो मेरे ख्याल में और दोस्त भी इसके ऊपर रोशनी डालें। मुझे कुछ चीज़ें समझ में ये नहीं आ रही कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं, हमने देखा है कि वो सियासी जोड़ तोड़ के माशाल्लाह बहुत माहिर हैं और उनकी जो तारीख रही है कि किसी रहनुमा के नंबर 2 की हैसियत से उन्होंने बहुत ज़्यादा गोल स्कोर किए, जैसे कि उन्होंने इमरान खान साहब के साथ किए। क्या जहांगीर तरीन खान साहब खुद अपनी ज़ात में एक ऐसे रहनुमा बनकर उभर सकते हैं कि जो अपने साथ जो है लोगों को रैली करा सकें? ये एक सवाल है, इसका भी जवाब जो होगा ज़ाहिर उनका अमल देगा। अभी तक अनटेस्टेड है, ये अनचार्टेड, वो उसके ऊपर जा रहे हैं वो। अच्छा, दूसरी बात ये कि जहांगीर तरीन साहब और उनके ग्रुप को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या नून लीग या शहबाज शरीफ साहब ऐसा क्या ऑफर करेंगे कि जो उनके लिए इतना ज्यादा पुरकशिश हो जाए कि वो उनका साथ देने लगे? ये भी एक बड़ा बुनियादी सवाल है। मेरे ख्याल में जब तक इन सवालों का हमें जवाब नहीं मिलता तो मेरे ख्याल में ये हमारे सियासत में हमेशा, आयशा मुझसे बेहतर जानती हैं कि मुलाकातें जरूर होती हैं और जब भी ये अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन की बात हो रही हो तो जो इत्तेहादी होते हैं, नाराज अरकान होते हैं, उनका एक तरह का लिवरेज आ जाता है कि हुकूमत के साथ जरा सा हम ठोक कर बात कर सकते हैं, अपनी बात मनवा सकते हैं, अपने मुतालबात जो है। कलामी की माजरत, इसको थोड़ा सा और खोलते हैं। जाहिर बात है जो मुलाकातें हुई हैं ऑफर करेंगे तो शायद हमें तब पता चले जब वो फुलफिल होती है। सवाल आपसे यह है कि क्या ऑफर की होगी, क्योंकि जो भी खबरें बाहर आ रही है बड़ा क्लोज करके बातचीत हो रही है, जैसे ना खुफिया अंदाज में मामला हैंडल किए जा रहे हैं। खुद इन जमातों के अपोजिशन के रहनुमा कहते हैं जी टॉप के 3-4 लोगों को पता है कैसे मामला तय हो रहे हैं, उनको इस स्ट्रेटेजी का अंदाजा है, सिर्फ नीचे नंबर कंफर्म किए जा रहे हैं, पता किए जा रहे हैं, यकीन दहानियां करेंगे। क्या होगा, क्या कैसे होगा, ये सिर्फ 3-4 लोग जानते। इतना खुफिया, इतना डर के ऑपोजिशन चीजें लेके चल रही है या जरूरत से ज्यादा मोहतात है? मोहतात की बात नहीं है, बात ये कि अगर आपके पत्ते मजबूत नहीं है, अगर फर्ज करें उनके पास अभी तक नंबर्स होते तो अभी तक यानी कि उन्होंने उसकी
फिर तारीख का भी ऐलान नहीं किया कब उनका इरादा है नो कॉन्फिडेंस लाने का। फिर दूसरी बात ये कि सियासत में लेन देन होता है, ये कोई असूलों की सियासत नहीं होने जा रही कि जहां पर कहते हैं ना मुल्क को कौम के मफाद के अंदर ये कुछ सियासी कुव्वतें कुछ करने जा रही हैं। अगर जहांगीर तरीन साहब को मिलाना है, अगर उनके नाराज अरकान को मिलाना है, क्यू लीग को ऑफर करना है, MQM को तोड़ना है, तो उनको आप ऐसा क्या पुरकशिश उनको तोहफा देंगे कि जिसकी बिना पर वो अपनी वफादारियां बदल लें। और अगर वो वफादारियां बदलेंगी तो उसका बैकलैश क्या होगा। और उसके बाद चले आपने फर्ज करें हुकूमत गिरा दी तो उसके बाद का अगला लायक अमल क्या होगा, आपका अगला कदम क्या उठाएंगे। तो इस वक्त सवालात बहुत ज्यादा हैं जिसका जवाब मैं समझता हूँ कि इख्तिलाफ के पास भी नहीं। वो ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है सर। जवाब किसी को भी, आमिर जिया साहब, कहीं भी किसी को जवाब नहीं मिल रहा कि आखिर हो क्या रहा है और होगा क्या। ज़ैगम खान साहब, ऑपोजिशन के मुताबिक उनके पास नंबर पूरे हो चुके हैं, वक्त का इंतजार है, और ये नंबर ऑपोजिशन का ये कहना है ज्यादातर जो तहरीक इंसाफ के नाराज अरकान है उन्हें मिलाकर पूरा है। इत्तेहादी भी इसीलिए थोड़ा सा मोहतात हैं और खुलकर नहीं बोल रहे। आपके ख्याल में पत्ते मजबूत हैं ऑपोजिशन के पास और इसीलिए ऑपोजिशन जरूरत से ज्यादा मोहतात है? कुछ खबरें ये भी हैं कि ये PTI के नाराज अरकान की भी और ऑपोजिशन की भी हिलजुल की मॉनिटरिंग भी बड़ी सख्त हो रही है गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए, जो नंबर्स होते हैं इस तरह की मूव्स में, वो उस वक्त तक अनक्लियर रहते हैं जब तक के हाउस के फ्लोर पर नंबरिंग कर नहीं दी जाती। आपको याद है जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के खिलाफ हुई थी तहरीक अदम एतमाद, तो 30 लोग जिन्होंने वादा किया था कि वो मोहतरमा के खिलाफ अदम एतमाद में आएंगे, उन्होंने साथ नहीं दिया था और वो तहरीक अदम एतमाद फेल हो गई थी। तो ये अनसर्टेनिटी उस वक्त तक रहती है जब तक के फ्लोर पे काउंटिंग नहीं होती, कोई बात यकीन से नहीं की जा सकती। इस वक्त एक हलचल है, एक अनसर्टन सिचुएशन है। जो सबसे बड़ी बात है और जो हुकूमत के खिलाफ जाती है वो चीज़ है एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, और इस हुकूमत की अपनी एक अनसर्टेन सिचुएशन के इत्तेहादियों के हवाले से भी और पार्टी के अंदर भी बहुत से मेंबर्स के हवाले से ये हुकूमत एक अदम इस्तेकाम का शिकार होती नजर आ रही है। और उसकी बड़ी वाज़ेह वजह है। वजह यह है कि आपने जिस सर्वे का हवाला दिया, आप उसके तीसरे इंडिकेटर्स देखिए, उसमें देखिए कि इस वक्त मकबूल तरीन लीडर कौन है और PTI की मकबूलियत कहाँ जा रही है, इमरान खान साहब की मकबूलियत कहाँ जा रही है। इससे पहले 2 सर्वे आ चुके हैं। आईपोर का सर्वे आप देखिए, आप जो है पल्स कंसल्टेंट्स का सर्वे देखिए। आईपोर के सर्वे ने तो यहाँ तक कहा कि 55% वो लोग जिन्होंने PTI को गुज़श्ता इंतखाब में वोट दिया था, उन्होंने कहा कि अगली बार हम PTI को वोट नहीं देंगे। ये तो बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है। और उसके बाद पल्स कंसल्टेंट्स के सर्वे ने यह कहा कि इमरान खान का जो अप्रूवल रेटिंग है वो इस वक्त सिर्फ 18% पर आ गया है। इसी तरीके से अभी जिस सर्वे को आपने कोट किया, ये भी हुकूमत के लिए अच्छी खबर नहीं है। ये इत्तेहादियों को भी नजर आ रहा है और बहुत से PTI के अपने मेंबर्स को भी नजर आ रहा है। और इस वक्त जो रीपोजिशनिंग हो रही है ये अगले इलेक्शन के लिए भी हो रही है और अगले इलेक्शन की बाद की सूरत हाल के लिए भी हो रही है। और आपको ये देखना होगा कि इस वक्त जो 4 प्लेयर्स हैं, जो 3 इत्तेहादी हैं और प्लस तरीन ग्रुप है, उनके अपने इंटरेस्ट क्या हैं, उनके अपने अपने इंटरेस्ट जो हैं उनके हवाले से वो इस वक्त सिचुएशन को एक्सप्लोर कर रहे हैं। क्या वो इतनी बड़ी गैम्बल करने को भी तैयार होंगे? इसलिए गैम्बल करना इत्तेहादियों के लिए खतरनाक है और तरीन ग्रुप के मेंबर्स के लिए भी, कि ये इलेक्शन का साल है, साल सवा साल जो है वो रहता है। इसमें तमाम MNAs को वापस जाना होता है अपने हलकों में और कुछ लेकर जाना होता है। इस वक्त उन्हें हुकूमत से कुछ लेना है और वो लेकर अपने हलकों में जाना है। अगर वो ऐसी गैम्बल करते हैं जो फेल हो जाती है तो जाहिर है वो काम उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो कैसे और क्या लेकर जाएं। ठीक है, लेकिन ये बात तय है, आप देखिए MQM को देखिए, उसका तो वैसे ही तसादुम बनता है PTI के साथ। वो तो किकिंग एंड स्क्रीमिंग लाई गई है। मुस्लिम लीग काफ की अपनी एक सिचुएशन है, GDA की अपनी सिचुएशन है, तरीन साहब के ग्रुप की अपनी एक सिचुएशन है। जी ठीक है। एजाज अवान साहब, आपकी जानिब आऊंगी। अभी कुछ देर पहले ही मरियम औरंगजेब साहिबा से मुतालिक एक बयान सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं कि हमारे अरकान को फोन कॉल्स बंद की जाए। गुज़िश्ता हफ्ता 8 दिन में हमने नहीं सुनी, हम सवाल भी कर रहे थे फोन कॉल्स को लेके, तो उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि खबरदार कर रही हूँ, हमारे अरकान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है और फोन कॉल्स हो रही हैं। ये जो अपोजिशन है ये तो PTI के नाराज अरकान को साथ जोड़कर नंबर पूरे कर रही है। ये जो फोन कॉल्स का सिलसिला है, इनके अपने ही नंबर ना आगे पीछे हो जाए, जिनका ये पहले भी शिकवा करते रहे हैं, आपके ख्याल में इनके अपने नंबर संभल जाएंगे इनसे? थैंक यू वेरी मच आयशा। पहली बात तो ये है कि मैं मरियम
औरंगजेब हो या कोई, इनकी बातों को कोई अहमियत नहीं देता, क्योंकि अभी तक अपोजिशन वाले पूरे मुल्क को ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है और किसी को फ़ोन कॉल्स नहीं आ रही हैं, जो बहुत अच्छी बात है। और आज अचानक उन्हें ये आ गया ख्याल कि जी नहीं, फ़ोन आने शुरू हो गए हैं और अब एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं रही है। तो ये न्यूट्रल होना ना होना, ऑन एंड ऑफ जो ये बनाते रहते हैं, ये सब वो मफरूज़े हैं जो सियासी एक शगुफे छोड़े जाते हैं, इनमें कोई हकीकत मुझे नज़र नहीं आती। देखना क्या है, मैं समझता हूं पहली बात यह है कि क्या पीपल्स पार्टी बरसरे इक्तदार होते हुए अदम एतमाद में शरीक होगी? क्या वो इस अदम एतमाद करने के बाद क्या गारंटीज चाहेंगे? क्या वो 15 माह पहले अपनी हुकूमत छोड़ने को तैयार है एक सूबे में जिसमें वो 13.5 साल से इक्तदार में हैं? क्या वो अब इक्तदार छोड़ के तंग आ गए हैं और वो नए इंतखाबात की तैयारी, इलेक्शन से बर वक्त इलेक्शन को होने से रोक कर प्री प्लान्ड इलेक्शन में जाना चाहते हैं? तो ऐसा होता नहीं है। दूसरी बात यह कि अगर अदम एतमाद हो जाता है तो पीपल्स पार्टी क्या चाहेगी? क्या वो चाहेंगे कि फौरी इंतखाबात? नून चाहती है फौरी इंतखाबात हो जाए। वजीर आजम कौन बनेगा? वो कौन वजीर आजम होगा जो ये गारंटी देगा कि मैं असम्बलियां तहलील करने के लिए तैयार हूं? क्या पीपल्स पार्टी शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना के खुद मुतमईन होगी कि इनको वजीर आजम बना दिया जाए? क्योंकि खाकान अब्बासी और बाकी पार्टी तो यह तासर देने की कोशिश कर रही है कि सदर पार्टी का वजीर आजम बनता है, लिहाजा शहबाज शरीफ ही वजीर आजम होंगे। अगर शहबाज शरीफ वजीर आजम बनते हैं, क्या वो 1.5 साल में अपना वक्त गेन करके अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे, भाई की वापसी का कोई इंतजाम करेंगे, या वो फौरन असम्बलियां तहलील करके इंतखाबात में जाना चाहेंगे और उस पार्टी को भी डिस्टेबलाइज कर देंगे जो 13.5 साल से हुकूमत कर रही है? तो ये सारी बातें अगर सामने रखी जाएं और फिर एक तारीखी पस मंजर है, कितने वजीर आजम अदम एतमाद से हुकूमत छोड़ कर गए हैं इस मुल्क की तारीख में? कितने वजीर आजम घर भेजे गए हैं अदम एतमाद की वजह से? और फिर उससे बड़ी बात, क्या इस वक्त वो कुव्वतें जो हुकूमत का हिस्सा हैं, क्या वो मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की मुतहम्मिल हो सकती हैं उस वक्त में जबकि FATF के प्रेशर अपनी जगह, जो फेज 2 लॉन्च हो चुका है CPEC का, उसको स्कटल करना और एक अनसर्टन सिचुएशन चीन के लिए पैदा करना कि आप तो हम पर एतमाद कर रहे हो, हमें मैसेज अमेरिका से भी आ रहे हैं, आपने हमारे साथ एक मुआहदा किया है कि CPEC फेज 2 पूरी ताकत से लॉन्च की जाए और हम अभी हुकूमत तोड़ के आपको भी इंतजार में बिठा रहे हैं कि ठहर जाओ, नई हुकूमत बनने दो फिर ठीक है करेंगे। सर, बड़े वैलिड पॉइंट्स आपने उठाए हैं। जी एक मिनट, जी असल बात यह है कि ये इंटरनल डोमेस्टिक मूव नहीं है अदम एतमाद की, ये मेरी कन्विक्शन है सर। ये बैरूनी कुव्वतों के सहारे पर इमरान खान को घर भेजने की तैयारी वो कुव्वतें कर रही हैं जिनको इमरान खान अभी जिनकी तरफ नहीं जा रहे, ना उनके विजिट कर रहे हैं, ना उनके अहकामात मान रहे हैं, बल्कि उनकी मंशा के खिलाफ वो चीन की तरफ जा रहे हैं। तो वो कुव्वतें इमरान खान को घर भेजना चाहती हैं और उनको वापस लाने चाहती हैं जिनके कारोबार उनके मुल्कों में है, जिनकी जायदादें उनके मुल्क में है, जिनके बच्चों की तालीम और सब कुछ उनके मुल्क में है, वो उन कुव्वतों को लाना चाहते हैं ताकि अपनी मर्जी से आगे चलें। लेकिन क्या ऐसा करना पाकिस्तान के मफाद में होगा? अगर इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैंने कहना है तो मैं समझता हूं इनस्टेबिलिटी क्रिएट नहीं होगी और इमरान खान इंशाल्लाह अपनी टर्म पूरी करके ही इंतखाबात की तरफ जाएं। ठीक है, ज़ैगम साहब मुस्कुरा भी रहे हैं और साथ ही सवाल भी बनता है कि फिर वजीर आजम या हुकूमती वुज़रा इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं, प्रेशर किस चीज का फील कर रहे हैं? गुफ्तगू बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। आमिर ज़िया साहब अभी अदम इस्तेहकाम का शिकार नहीं हो सकते ये बात की और कुछ पॉलिटिकल ऑप्शंस की भी। एक तो हमारी सियासी तारीख भी रही है कि यहाँ पर जमहूरी हुकूमतों का वक्त मुकम्मल नहीं हुआ, लेकिन गुज़िश्ता 2 अदवार में हमने देखा कि हुकूमतों का वक्त मुकम्मल हुआ, वज़ीर आज़म मुकम्मल नहीं कर सके। तो क्या पता हम कौन सी तारीख दोहराना चाह रहे हों और क्या करना चाह रहे हों। मगर ये फरमाइएगा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद पर इत्तफाक के बाद से वज़ीर आज़म काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक हुए हैं, कोई प्रेशर फील कर रहे हैं? क्योंकि अदम एतमाद का जिक्र उन्होंने मंडी बहाउद्दीन के जलसे में भी किया। पैनिक में है गवर्नमेंट या फिर
ठीक है, वजीर आजम को ऐसी तकरीर और ऐसी बात करनी चाहिए थी जलसे में। देखिए, मुतहरिक होने का मतलब ये नहीं कि आप दबाव का शिकार हो गए, क्योंकि अमूमन जब ज़ाहिर है कि अगर हिज़्ब इख्तिलाफ कोई अपनी चाल चल रहा है तो ये नहीं हो सकता कि हुकूमत एक मुंजमद बैठी रहे, कुछ ना करे। ज़ाहिर है कुछ ना कुछ तो जवाबी कार्रवाई करेगी, और जवाबी कार्रवाई का मतलब ये नहीं होता कि आप पैनिक हो गए हों। तो मैं ज़ाहिर है कि चेहरों को हम इल्म नहीं रखते कि चेहरे पढ़कर हम कह सकें जी दबाव का शिकार हैं, खौफजदा हैं नहीं। इख्तिलाफ अगर एक पूरा कैंपेन बना रही है, वो लॉन्ग मार्च की धमकी दे रही है, वो कह रही है कि हम नो ट्रस्ट मोशन लाएंगे, तो हुकूमत भी कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई करेगी, वो भी कुछ ना कुछ करेगी। लेकिन जो 2-3 बड़ी अहम बातें भी जो वक्फे से पहले भी हो रही थी, उसमें एक मैं तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि जो सर्वे की बहुत बात हो रही है कि जी सर्वे जो है, अच्छा हमारे यहाँ जो सर्वे होते हैं वो इतने कोई साफ और शफाफ नहीं होते। और ये जो गैलप की बात अगर करें, मतलब गैलप का नाम खुद एक मुतनाज़ा नाम यूं है कि अभी तक यही फैसला नहीं हो सका कि अमेरिका की जो गैलप की वो है जो असल एजेंसी है उसका नाम इस्तेमाल किया गया यहाँ पर, वो मतलब है उसमें भी इनकी कानूनी लड़ाई रह चुकी है। खुद जो इसको रन करते हैं शफी साहब गिलानी साहब जो हैं, उनका खुद एक मतलब है कि उनकी कुर्बतें रही हैं सियासी चीज़ों से, तो इसको आप इतना पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लें। ये नहीं है कि जनाब वो बड़ा कोई ईमानदाराना किस्म का सर्वे और वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो उस मुल्क का सेंटिमेंट है। आप ये देखिए कि मखसूस मीडिया हाउस जो है वो इस तरह के सर्वे चला रहा है मुसलसल, और उसका एक नैरेटिव बिल्डिंग है, और उसकी वजह से उस मीडिया हाउस की इतनी ताकत है माशाल्लाह कि बाकी कलामी की माजरत आमिर साहब, इमरान खान बहैसियत वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करेंगे, ये सर्वे कह रहा है कि 53% अवाम ये समझती है कि वो पूरी करेंगे। आपकी राय क्या है इस पर? मैंने लिखा भी है, मजमून भी लिखा है मैंने इसके ऊपर कि गालिबन ये जो इमरान खान साहब हैं कि ये फिनिशिंग लाइन तक जाएंगे। अब तक हम देख रहे हैं कि 2002 से लेकर जब भी इंतखाबात हुए तो हर असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की है, हुकूमतों में वज़ीर आज़म में रद्द-बदल हुआ है। तो इमरान खान का मुझे बड़ा कभी इम्कान नजर आता है कि अपने 5 बरस पूरे करेंगे, क्योंकि जो इस वक्त पूरी डायनेमिक्स है, देखें हमारी यहाँ हुकूमतें तब्दील होती हैं, वज़ीर आज़म आते और जाते हैं 2-3 वजूहात की बिना पर। एक तो अगर उनका इदारों से बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया हो, तसादुम आ गया हो। कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी धरने ने, लॉन्ग मार्च ने हुकूमत को उठाकर फेंक दिया हो। खुद इमरान खान ने जो किया था 2014 में धरना, क्या उसके नतीजे में वज़ीर आज़म इमरान खान वो जो थे नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रुखसत हो गई थी? नहीं हुई थी। वो तो करप्शन के केस पे गए, पनामा के केस की वजह से गए। उसी तरह अभी अगर कोई कहे कि जी इदारों में और इमरान खान में इतना कोई क्राइसिस बुहरान पैदा हो गया तो आपको नजर नहीं आता। हो सकता है लोगों के जहनों में हो, ख्वाहिश हो कि जी रियासत और हुकूमत इसके दरमियान तसादुम हो जाए, तो मुझे उसकी कोई झलक नजर नहीं आ रही इस वक्त तक। ठीक है, छोटे मोटे ऑपरेशनल जो जैसे DGISI के मसले के ऊपर कुछ हुआ था, लेकिन अगर अब आप बात करें दोनों तरफ से तो आपको पता चलेगा कि जी वो चीज गुजर गई है। और अब जो है दोबारा से जो हमारी फौज का हमेशा से रवैया रहा है कि जी जो भी हुकूमत वक्त होती है उसको सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि फौज जो है अपने किरदार के अंदर रहते हुए काम कर रही है। तो अगर आप ये समझें कि जी फौज जो है वो इमरान खान को हटाने में कोई मतलब है हिलजुल दिखाएगी, वो बड़ा आगे होगी, तो नहीं होगा। ऐसा नहीं हुआ। नवाज शरीफ जो हटे वो उन पे तो वो जुडिशरी ने हटाया उनको, और जाहिर है कि उसके अंदर वो एक बिल्कुल अलग चीज, मुझे बिल्कुल ये मैं इस चीज के ऊपर कहने को तैयार हूँ कि इमरान खान जो है वो अपनी फिनिशिंग लाइन तक जाएंगे। और एक और बात, हिज़्ब इख्तिलाफ के जो संजीदा लोग हैं उन्हें भी एहसास है कि इमरान खान को आप 1.5 साल पहले अगर रुखसत कर देते हैं किसी साजिश के तहत, तो उसका नतीजा क्या होगा? नंबर 1 कि इमरान खान एक सियासी शहीद होंगे। इमरान खान ज्यादा वेंजेंस के साथ जो है वो सड़कों पे आपको नजर आएंगे, उनका बयानिया मजबूत होगा, ठीक है ना? नहीं, तो अगर PTI की हुकूमत रहती है, इमरान खान नहीं रहते, जो माजी की 2 हुकूमतों में हुआ, तो क्या होगा? नहीं, ऐसा इस चीज का इम्कान यूं नजर नहीं आ रहा, क्योंकि आप देखिए ना इस पार्टी की साथ इमरान खान पे क्या कोई आपके ख्याल में कोई करप्शन का केस आ गया है सामने? मेरे ख्याल में तो नहीं आया, ठीक है ना? क्या कोई और ऐसा कदावर रहनुमा है PTI में कि जो इमरान खान का मुतबादिल बनकर उभरे? नहीं है, हमें बिल्कुल नजर नहीं आता। तो उसके ऊपर इमरान खान का और जो नवाज शरीफ साहब के उस पर कोई मिसालों बिल्कुल अलग अलग मिसालें ये आप मुआवजा नहीं कर सकते कि जी क्योंकि नवाज शरीफ साहब के साथ ये हुआ तो इमरान खान साहब के साथ भी होगा, क्योंकि डायनेमिक्स दोनों जमातों की मुख्तलिफ है और इमरान खान उस तरह के शदीद दबाव का शिकार नहीं जितने नवाज शरीफ साहब रहे थे। नवाज शरीफ साहब का दौर याद करें कि जी वो मतलब है कि जिस तरह किचन कैबिनेट के साथ चला रहे थे, हर इदारे से उन्होंने 12 सिंगे की तरह जो है अपने सींग फंसाए हुए थे, हर झाड़ी में सर मारा हुआ था। यहाँ पे ऐसी कोई सूरत हाल है नहीं। तो मुझे नहीं लगता कि जो भी हम सियासत देखते आए कि कोई ऐसा कोई चीजें जो हैं। सिर्फ आखिरी जुमला मुझे कहने दे कि हिज़्ब इख्तिलाफ जो है
उसको पूरा ही जो इस वक्त तमाशा बरपा है, वो अपने लिए एक तो दो बातें करी, एक तो पॉलिटिकल स्पेस क्रिएट करना चाह रहे हैं और अगले 2023 के इंतखाबात के लिए अपनी नैरेटिव बिल्डिंग करना चाहते हैं। हुकूमत को दबाव में रख के वो चाहते हैं कि वो परफॉर्म ना कर सके। इससे ज्यादा कोई मकसद वेल सेड आमिर साहब, और बड़े पॉइंट्स आपने उठा दिए। ज़ैगम खान साहब, ये जितनी कॉन्वर्सेशन आमिर साहब ने की, मैं इसी पर अपना सवाल भी आपसे रखूंगी। पॉलिटिकल स्पेस ऑपोजिशन बनाना चाह रही है। अगर तमाम मामला गवर्नमेंट के अच्छे हैं, इमरान खान ठीक कॉन्फिडेंट हैं, कोई उनके मामला माजी के किसी मामले से नहीं मिलते हैं, तो अपोजिशन किस भरोसे खड़ी होगी? पहले इतना बदनाम हो चुकी पीडीएम को लेकर, उनके हाथ में है क्या अगर वो खाली खुली नारे लगाने और अगले इंतखाब के बाद के लिए आप स्पेस बना रहे हैं? क्योंकि मुलाकातों का दूसरा दौर कल से शुरू होने जा रहा है। जरदारी मौलाना की कल फिर मुलाकात है इस्लामाबाद में। तो सर, किस बुनियाद पर ये इतनी हलचल मचाई हुई अपोजिशन ने? इनके हाथ अगर कुछ भी नहीं है। अपोजिशन के हाथ में हुकूमत की बदतरीन परफॉर्मेंस है, गवर्नेंस की तबाही है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव एनर्की है, यानी कि इंतजामी अनारकी है जो इस मुल्क में फैली हुई है। एक ऐसा माशी बहरान है जिसकी कोई मिसाल नहीं है। और माशी बहरान के गवर्नेंस के पहलू हैं जिसमें गन्ने की कीमत बढ़े बगैर चीनी की कीमत 2 गुना और 3 गुना हो जाती है। अवाम जो सफर कर रहे हैं उनसे अपोजिशन को फायदा हो रहा है, वरना अपोजिशन को तो ठीक है, आपने ठीक कहा कि अपोजिशन ने अपने तौर पे क्या किया। और देखिए, मैं बसद एहतराम ये कहूंगा आमिर भाई से कि अगर हमने फैक्ट बेस्ड एनालिसिस करना है तो फिर हमें फैक्ट्स को देखना होता है। हम अपनी ख्वाहिशात पे तज्जिए नहीं कर सकते। 10 दुकानदारों से बात करके हम फैसला नहीं कर सकते कि अवाम की क्या राय है। सबसे बड़ी जो राय अवाम की आती है वो तो इलेक्शंस पे आती है, और शार्ट ऑफ इलेक्शन जो हमारे पास चीज होती है वो साइंटिफिक सर्वेज होते हैं। और पाकिस्तान के साइंटिफिक सर्वेज के पिछले 15 साल के आप रिकॉर्ड्स उठा के देखिए, आपको बहुत ठीक वो नजर आएंगे, आपको बताते हुए लोगों की पल्स को। आप उस वक्त उठा के देखिए, आपको छोटी सी मिसाल दूं, जिस वक्त इमरान खान की मकबूलियत बढ़ रही थी, लाहौर का जलसा हुआ था और जरदारी साहब जश्न मना रहे थे कि राइट का वोट बैंक तकसीम हो रहा है, मुझे फायदा होगा, उस वक्त सर्वेज ये बता रहे थे कि जिस तरीके से पीटीआई की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है उसी तनासुब के साथ पीपल्स पार्टी की मकबूलियत में कमी हो रही है। अभी भी आप देखिए, अगर सर्वे आपको कुछ कह रहे हैं तो क्या इलेक्शन उसके अलग बात कर रहे हैं? अभी लोकल गवर्नमेंट का आप सेकंड फेज का केपी का इलेक्शन देखिए, जो पीटीआई के गढ़ जो जिले हैं उनमें हुआ है, उसमें मौलाना फजलुर रहमान की जमात जो है वो नेक टू नेक है। मामूली फर्क है पीटीआई के वोटों में और मौलाना फजलुर रहमान की जेयूआई के वोटों में। केपी के उन इलाकों में जो गढ़ है पीटीआई का, इससे बड़ी खतरे की कॉल क्या हो सकती है? इससे बड़ी फैक्ट की चीज क्या हो सकती है? ये अनपॉपुलैरिटी जो है ये बड़ी एक वाज़े डायरेक्शन है। हुकूमत जिस तरफ ये अगले इलेक्शन लेकर जा रहे हैं, कोई बहुत बड़ी करामत ना हो गई, जो करामत होने का कोई चांस मुझे नहीं लगता, तो अगला इलेक्शन में इस हुकूमत के जो राउट है वो बड़ी क्लियर नजर आ रही है। और इस हुकूमत को बौखलाने की बजाय, ऐसे कवानीन लाने की बजाय जिसकी तरफ आपने इशारा किया, और मुल्क के रियासती अदारों को जाती और सियासी मुखालफों के खिलाफ यूज करने की बजाय फॉर अ चेंज उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा करना चाहिए कि ऐसे इंतखाबात लाएं जिस पे पूरी कौम का एतमाद हो। जो थोड़ा सा टाइम है उसमें जो आग इन्होंने लगाई है, अब उस आग को बुझाने की कोशिश करें। देखिए, ये तो पहली हुकूमत है पाकिस्तान की, शायद दुनिया की अजीबोगरीब हुकूमत है, जिसने हुकूमत हो के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट की है। अपोजिशन का तो काम है गवर्नमेंट को अनस्टेबल करना, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना, खास तौर पे हमारे जैसे मुल्कों में। ये तो हुकूमत ने एक इंस्टेबिलिटी क्रिएट की है। ये तो ऐसी हुकूमत है जो हुकूमत से ज्यादा अपोजिशन की अपोजिशन है। ये कैसे मुमकिन है? मुझे इजाजत दीजिएगा, मुझे ये बड़ी दिलचस्प लगी ये बात कि इस वक्त वेस्ट जो है वो इमरान खान के खिलाफ इस वजह से साजिश कर रहा है कि इमरान खान जो है वो खड़े हो गए हैं चीन के साथ। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इमरान खान की फंडिंग चीन से आती थी पॉलिटिकल पार्टी की, या वेस्ट से आती थी और आती है? क्या उनके अस्पताल की फंडिंग चीन से आती है या वेस्ट से आती है? क्या जो उनके साथी दोहरी शहरियत रखते हैं उनकी दूसरी शहरियत और दूसरा जो ओथ है वो मलका बरतानिया और अमेरिका का ओथ है या वो चीन का ओथ है? इमरान खान के बच्चे जो हैं वो वेस्ट में रहते और पढ़ते और वहां के अमीर तरीन लोग हैं, या वो चीन के शहरी हैं? सीपेक पर इमरान खान साहब का क्या रिकॉर्ड है एज लीडर ऑफ अपोजिशन?
सीपेक पर इमरान खान का क्या रिकॉर्ड है एज गवर्नमेंट, उन्होंने क्या किया है? और सबसे बड़ी बात कि चीन की गवर्नमेंट का क्या रिएक्शन है? चीन की गवर्नमेंट इमरान खान साहब के बारे में क्या कहती है? चीन की हुकूमत जो दुनिया की मुहतात तरीन जबान इस्तेमाल करने वाली हुकूमत है, वो पाकिस्तान की जो अपोजिशन पार्टीज है उनसे किस तरह के राब्ते रखती है, उनके बारे में किस तरह के बयानात देती है। ठीक है, हम क्यों हर एक को गद्दार साबित करना चाहते हैं, ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। ठीक है, अब मैं उनके ऊपर भी आऊंगी जो आप कह रहे हैं कि बौखलाहट के कवानीन है, लेकिन एजाज जवान साहब एक तो आप रिस्पॉन्ड करना चाहें और दूसरा सर्वे रिपोर्ट्स के ऊपर, तो क्योंकि दोनों गेस्ट ने बात की तो मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगी। नून लीग और पीटीआई के दरमियान ये जो हालिया सर्वे कह रहा है सख्त मुकाबला होगा आने वाले इंतखाब में, आपको भी यही लगता है कि जोड़ इन दोनों के दरमियान होगा? और फिर लीडर्स की मकबूलियत भी दिखाई गई है, जिसमें एक सर्वे में नवाज शरीफ 3 सूबों में आगे हैं, 2 साल पहले किए गए सर्वे के मुकाबले में इमरान खान की मकबूलियत में कदरे कमी है। आप इन सर्वेस को कैसे रेट करते हैं? आयशा, बात यह है कि पहली बात यह है कि इन सर्विस की क्या वक़्त है या हैसियत है जिसके बेसिस ये हों कि इमरान खान के 55% वोटर अब 18% उनके हक में रह गए। एक सीक्रेट बैलेट है। कौन सा सर्वे है, कौन सा निज़ाम है जिनको ये पता है कि ये जो राय दे रहे हैं ये इमरान खान के पहले वोटर थे? तो ये 55% वोटर अब 18% रह गए हैं। ये एक मफरूजा है, जो एक माइंडसेट है जो बनाने की कोशिश कर रहा है। उनको हक पहुंचता है, अपनी सियासी कैंपेन चलाएं और बनाएं मूवमेंट। लेकिन दूसरी बात यह है कि जिस तबाही का नक्शा खींचा जा रहा है, जिस महंगाई की बात की जा रही है, इसका हल अपोजिशन के पास इन साल में क्या होगा? क्या वो आएंगे और दूध और शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी? क्या ये तमाम महंगाई खत्म हो जाएगी? क्या शुगर और गन्ने के रेट वापस आ जाएंगे? ये सब बातें करने की जो हमेशा अपोजिशन किया करती है। यस, मैं जो बात कर रहा हूं, मैं किसी को गद्दार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। मैं उन कुव्वतों की बात कर रहा हूं जो इमरान खान को इक़्तिदार से अलग करना चाहते हैं, क्योंकि मेरी समझ के मुताबिक पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात के खिलाफ ऐलान जंग हो चुका है और हम 15 से 20 लाशें हर महीने बलूचिस्तान से उठा रहे हैं। इन हालात में जब पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक मफादात पर हमला हो रहा है, तो वो कुव्वतें जो ये करवा रही हैं, क्या वो पाकिस्तान के मफाद में है? इन हालात में कौन इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना चाहेगा? क्या जहांगीर खान तरीन या वो इत्तेहादी जो 3.5 साल से इक़्तिदार में बैठे हैं, या एस्टेब्लिशमेंट? क्या वो मिलकर इस हुकूमत को गिराना चाहेंगे? कतई कलामी की माजरत, फिर भी बुनियादी सवाल आ जाता है सर कि ये जो ऑपोजिशन खड़ी हो गई है, 2.5-3 साल से तो इनकी पीडीएम भी डिलीवर नहीं कर सकी, या आपस में भी डिवाइड हो गए थे। अब फिर वही सवाल आ जाता है दोबारा से, ये जो ऑपोजिशन खड़ी हुई है, हफ्ते 10 दिन में बार बार मुलाकातें हो रही हैं, जहांगीर तरीन साहब भी मुलाकात कर रहे हैं शहबाज शरीफ से, शुजात हुसैन साहब भी मुलाकात कर रहे हैं, फजलुर रहमान साहब शुजात हुसैन से मिल रहे हैं, जरदारी साहब से मिल रहे हैं। ये किस भरोसे सब कुछ हो रहा है? ये हफ्ता 10 दिन की पॉलिटिकल एक्टिविटी, ये बयानात के सिर्फ 2 हफ्ते हैं सर। आप भी जानते हैं कि यहाँ तब्दीलियां कैसे होती हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम कैसे आते रहे हैं, एक हमारी बड़ी कड़वी सियासी तारीख है सर। कुछ तो कहीं है अवान साहब। आयशा, बात ये है, नहीं कुछ भी नहीं है। पिछले साल दिसंबर में क्या था? जब था कि जी जनवरी आने से पहले ही घर चले जाएंगे। उस वक्त क्या हुआ था? वो तो आपस में अपने अपने घर चले गए थे। यही थे। अपोजिशन ने मुतहर्रिक रहना होता है। वो कैसे 5 साल सफे मातम बिछा के खुदा ना खास्ता या सोग मना के बैठ जाएं? 5 साल अपोजिशन सोग नहीं मनाया करती, और पॉलिटिकली रेलेवेंट रहने के लिए वो अपनी तमाम तर पॉलिटिकल हरबे इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन क्या इसका जवाब इन्हें अगले दिन मिल नहीं गया मुस्लिम लीग क्यू से कि घर आने वालों को घर से निकाला जाता है? नहीं निकाला जाता। फिर सर आज फिर काफ लीग मुशावरत कर रही है, उन्होंने आज फिर कहा हम देखेंगे। तरीन साहब भी कह रहे हैं हुकूमत को कि आप माशी मामलात देखें, उधर से काफ लीग भी कह रही है। ये फरमाइएगा कि क्या वजीर आजम ने जो मंडी बहाउद्दीन में जलसे में लबो लहजा जो तरीका इख्तियार किया, वो वक्त के वजीर आजम का था आपके ख्याल में, या फिर ऑपोजिशन लीडर के तौर पर थे? वो घबराए हुए थे या ओवर कॉन्फिडेंट थे? कौन सा पैमाना है जिसे आप ओवर कॉन्फिडेंस या घबराहट से मेजर करेंगी? इमरान खान की जबान वही है जो पहले हुआ करती थी। उनकी जबान में मुझे 3.5 साल में कोई तब्दीली नजर नहीं आई, क्योंकि उनका एक मौकफ है और वो अपने उस मौकफ पे कायम है। उसको कोई आदमी गलत कहेगा, कोई आदमी उसको दुरुस्त कहेगा।
लेकिन ये बैठ के यहाँ वो ख्याली पुलाव पकाना कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात में कोई मजबूती नहीं है, वहां कोई स्ट्रेटेजिक कोहेरेंस नहीं है, वहां इमरान खान की हौसला अफजाई नहीं हो रही, फिर जो फेज 2 है सीपैक का वो अमल दरामद होने नहीं जा रहा, या उन्होंने इमरान खान ने सीपैक को पहले गाली दे दी थी लिहाजा आज चीन नाराज हो गया। ये कौन बातें कर रहा है? ये घर बैठ के पुलाव पकाने से स्ट्रेटेजिक मफादात न माइनस होते हैं न किसी के कहने से खराब होते हैं। रियासतों और हुकूमतों के सर मामला तो अलग है, और हमारी जो लोकल पॉलिटिक्स है यहाँ पे सारे मामला ही जाती सियासी मफादात पर होते हैं। आमिर ज़िया साहब कुछ आगे बढ़ते हैं। एक और मामला जो आज 2 ऑर्डिनेंसेस लाए गए हैं, इसके ऊपर मीडिया से रिलेटेड कहा जाए या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से रिलेटेड कहा जाए उसके ऊपर भी तनकीद हो रही है। HRCP का स्टेटमेंट भी आया है। और जो एक और मामला है वो है इलेक्शन कैंपेन्स को लेकर। इलेक्शन एक्ट के अंदर तरमीम है कि वुज़रा, मकामी हुकूमतों के नुमाइंदे, सेनेटर्स आने वाले इंतखाब में वो अपनी कोई भी इंतखाबी मुहिम आराम से चला सकते हैं और जा सकते हैं। तो पहले हम कवानीन के ऊपर आ जाते हैं। जो इलेक्शन एक्ट ऑर्डिनेंस है, क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड होगी हर कॉन्टेस्ट करने वाले बंदे के लिए, या फिर कोई वजीर है, मुशीर है, सेनेटर है या मकामी नुमाइंदा है मकामी हुकूमतों का, वो जाके बड़े मंसूबों का ऐलान कर दे, फंड्स का ऐलान कर दे, तो फिर तो ये मामला तो क्या बढ़ पाएंगे आगे? आपको लगता है कि ये चलेगा कानून, या ये चैलेंज भी हो सकता है? तो जैसे मैं गैलप सर्वे को संजीदगी से नहीं लेता, उसी तरह वो HRCP का भी यही मसला है। वो एक अपना एजेंडे पे काम करते हैं, तो उसको भी इतना ज़्यादा हमें वो नहीं लेना चाहिए कि बहुत मतलब है बड़ी मुकद्दस किस्म का कोई बयान आ गया और उसको हम संजीदगी से लें। दूसरी बात ये कि तो आपने बात की कि जो डिफेमेशन लॉ के हवाले से कवानीन को मजीद सख्त किया गया, इफेक्टिव बनाने की बात हुई। और दूसरा फरमा रही है कि जो इलेक्शन के लॉज में जो चेंज है। देखिए पहले इलेक्शन के ऊपर बात करते हैं कि हम ये देख रहे हैं कि हमेशा जो माजी में कवानीन रहे कि जी क्योंकि हुक्मरान जमात की फर्स्ट ईयर ऑफ लीडरशिप उसको इस बात की इजाजत नहीं होती कि वो अपने वोटर्स को मोबिलाइज करे, उन तक पहुंचे, जबकि उसके मुकाबले में हिज़्ब इख्तिलाफ पे ऐसी कोई कदगन नहीं है। आप बिल्कुल ये देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अगर जाते हैं अपनी कैंपेन करने किसी जगह पे तो अपने कारकुनों को ज्यादा मोबिलाइज कर सकेंगे। उसके मुकाबले में अगर PTI का कोई 30 ईयर का वार्ड का शख्स जाएगा वो उस तरह से मोबिलाइज नहीं कर सकेगा। तो एक बात ये बनती है कि आप इवन वो कहते हैं ना लेवल फील्ड को इवन करने के लिए उसी तरह फर्स्ट ईयर ऑफ गवर्नमेंट उसके रहनुमाओं को भी इजाजत होनी चाहिए जिस तरह इस इख्तिलाफ को है। वरना आप ये कहते हैं कि जी ना उनके आए ना इनके आए। अच्छा हाँ, ये बात है कि जो एब्यूज ऑफ पावर है, एब्यूज ऑफ अथॉरिटी का जो खदशा है वो तीसरी दुनिया के ममालिक में बहुत ज्यादा प्ले अप होता है। लेकिन हमारे यहाँ जो है कि जब कहीं पे लोकल बॉडीज इलेक्शन हो रहे होते हैं या इलेक्शंस हो रहे होते हैं, बाई इलेक्शंस हो रहे होते हैं, तो ECP को ड्राइविंग सीट में होना चाहिए और वहां पर इस बात को इंश्योर करना चाहिए कि हुक्मरान जमात जो है वो मिसयूज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ना कर सके। और आप ये कोई इसके अंदर बायलॉज जो है मुझे नहीं पता आमिर ज़िया साहब, ये तो हमारे सामने है। अभी सिटिंग गवर्नमेंट के कितने वजीरों को कहां से नहीं निकाला गया। ये इधर डस्का इलेक्शन में क्या कुछ नहीं हो गया था। एब्यूज ऑफ पावर तो हमेशा ही रहा। शफाफियत तो हो ही नहीं पाई हमारे किसी भी इलेक्शन में। शफाफियत के लिए आपके ख्याल में ये कानून लाया गया होगा? शफाफियत नहीं, शफाफियत अगर ना होती तो PTI के लोग जीत जाते। भाई अगर क्यों हारे, इतने ज्यादा जो बाई इलेक्शन आ रहे हैं उसका मतलब है कि इलेक्शन जो है हमारे यहाँ ओवरवेलमिंग तरीके से शफाफ हुए जो बाई इलेक्शन इसके बाद हुए। उसी तरह 2018 के इंतखाबात की भी आप बात करें तो आप ये नहीं कह सकते कि एकदम शफाफियत है वहां पर। हाँ, बहस इस बात पर हो रही है कि जी PTI की जो मरकजी क़यादत है वो जाकर कैंपेन करे या ना करे। ठीक है ना। अब अगर मैं वही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि अगर एक तरफ हिज़्ब इख्तिलाफ की सेंट्रल लीडरशिप जा रही है तो उसी तरह भाई ये अपने 30 ईयर के जरिए तो इलेक्शन नहीं जीत सकते। इनको भी वहां पर अपने मरकजी कायदीन को भेजना होगा, वहां पर जाके किसी को तकरीर करनी होगी। बिल्कुल मैं जैसे मिसाल दूं कि अगर शहबाज शरीफ साहब जाके कैंपेन करेंगे तो जाहिर है उसके मुकाबले में फिर उसी वजन का जो एक उम्मीद वो होगा, कोई रहनुमा होगा, वो इस इख्तिलाफ से जाना चाहिए कि वो जाकर उस चीज को काउंटर करे। तो ये एक उसके अंदर झोल था, अगर उसको ठीक कर लिएगा तो इतना बड़ा इशू नहीं है। उससे कोई कहते हैं ना सियासी मैट्रिक्स बदलने नहीं जा रही। अच्छा, उसी तरह अगर हम आ जाए वो जो आप बात कर रही हैं कि हमारे यहाँ कदगन लगाई जा रही है बात, मैं उस पे आती हूँ। आमिर ज़िया साहब, मुझे उस इशू पे आना, एक ब्रेक लेने की इजाजत दीजिएगा, उस पर आते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे, गुफ्तगू वहीं से आगे बढ़ाएंगे जहां आमिर साहब बात करते हैं। ज़ैगम खान साहब, जो आमिर साहब ने पॉइंट सामने रखा
ऑपोजिशन ये कह रही है कि ये गैर आईनी है, ये इख्तियार नहीं था, ये इलेक्शन चोरी करने की साजिश है। ये फरमाइएगा कि शफाफियत बनेगी इस मामले पे, लेवल प्लेइंग फील्ड रहेगी, या मरकजी लीडर्स को जाना चाहिए? क्योंकि ये कानून अब ये कहता है कि सेनेट, असेंबली या फिर मुकामी हुकूमतों के नुमाइंदे भी जाके इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकते हैं। आयशा, सबसे पहली बात तो ये है कि जहां तक रूल्स ऑफ द गेम्स की बात हो, उन कवानीन की बात हो जिसमें रूल्स ऑफ द गेम होते हैं, उसको यूनिलैटरल चेंज करना किसी हुकूमत के लिए हरगिज़ मौजू नहीं है, वो ये हुकूमत हो या पिछली हुकूमत हो। इलेक्शन लॉज में अमेंडमेंट अगर हुकूमत करती है तो वो ज़ाहिर सियासी मफादात के लिए कर रही है, अगर वो अपोजिशन को एतमाद में नहीं लेती। आप ये देखिए, इस वक्त का जो पाकिस्तान का इलेक्शन का कानून है, उसको गुज़श्ता हुकूमत ने तमाम अपोजिशन पार्टीज के साथ मिलकर बनाया था, जिसमें PTI भी शामिल थी। आप मुझे ये बताइए कि एक वजीर साहब जो हैं एक बाई इलेक्शन के हल्के में क्या करने जाएंगे? वो जाएंगे क्यों? क्या वो पार्टी रहनुमा के तौर पर जाएंगे? वो अगर जाते हैं तो दो काम करने जाते हैं। एक तो उनका काम ये होता है कि वहां की जो सरकार के नुमाइंदे हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको मुतहर्रिक किया जाए हुकूमत के हक में। दूसरा उनका काम ये होता है कि पाकिस्तान में जो पेट्रेज की पॉलिटिक्स है उसको इफेक्टिवली इस्तेमाल किया जाए और कौम के जो वसाइल हैं वो बेदरेग उन हलकों में जाके बहाए जाएं ताकि हुकूमती नुमाइंदा जीत सके। ये आपको बार बार नजर आता है। जब पहले इजाजत थी उस वक्त भी यही कुछ होता था, और अब भी जहां पे कानून तोड़कर ये लोग करते हैं यही करते हैं। क्या आपको इसके वुज़रा जो है, अभी के वुज़रा नोट बांटते नजर नहीं आए कश्मीर में? GP में क्या करते हुए नजर आए हैं? किस तरीके से वो इलेक्शन के कवानीन की धज्जियां जो है वो बनाते हुए नजर आए हैं? ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। इससे बिल्कुल लेवल फील्ड नहीं होगा। और क्या फर्स्ट ईयर जो है वो सिर्फ वुज़रा होते हैं? जमहूरियत में तो मेरे ख्याल में एक पार्टी भी हुआ करती है जो वुज़रा से हटकर होती है। पार्टी के जो है अहदेदार भी होते हैं, जो यकीन जरूरी नहीं कि वजीर हो, वो लोग जा सकते हैं, उनको नहीं रोका गया। यहाँ तक मेरे ख्याल में इजाजत दी जा सकती है कि लेजिस्लेटर्स चले जाएं, MNA चले जाएं, लेकिन कोई वजीर जाएगा तो खिलवाड़ करने ही जाएगा। ये 70 साल से हमने देखा है, ये चेंज नहीं हुआ और ये मजीद खिलवाड़ का बायस बना। दुरुस्त। और बात सिर्फ फिर वजीर तक की नहीं है, मुकामी हुकूमतों तक जब बात जाएगी तो बिल्कुल ग्राउंड लेवल तक मामला बहुत पेचीदा हो जाएंगे। अवान साहब, आप फरमाइएगा कि हुकूमत का नुमाइंदा इंतखाबी मुहिम में क्यों जाए? जमात की तंजीम के लोगों को भेजना चाहिए, जितने मर्जी सीनियर बंदा वहां से जाए, मगर जब किसी हुकूमत का, वो मुकामी हो, सूबाई हो या विफाकी हो, उसका बंदा जाएगा तो ये तो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगी किसी भी इंतखाबी मुहिम में। आशा, इसका फैसला ना मैंने करना है ना आपने करना है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक मुस्तनद फोरम है, मुल्क का अदालती निज़ाम एक मुस्तनद फोरम है, और अपोजिशन लीडर्स इनको, इस फैसले को या इस कानून को या इस अमेंडमेंट को इन फोरम्स पर चैलेंज कर सकते हैं, तो उन्हें करना चाहिए और ये मुस्तनद अदारे उसके ऊपर अपना फैसला दे देंगे। मेरी राय या आपकी राय तो ऐसी है जैसे अभी हम बात सुन रहे हैं। एक मैं समझता हूं या आमिर रियाज साहब समझते हैं कि इनको भी हक पहुंचता है, ये भी उसी हल्के के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उस हल्के ने इन्हें मुंतखब किया तो वजारत मिली। कतर कलामी की माजरत सर, हल्का, मगर जैसे ज़ैगम साहब कह रहे हैं कि फिर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या यूनिलैटरल चेंज कवानीन में ऐसे करना चाहिए ऑर्डिनेंस के जरिए, इतने बड़े चेंजेस? तो मैं यही तो बात कह रहा हूं कि अगर ऑर्डिनेंस मावराए आईन कोई कदम है तो इसको चैलेंज कर दें, और अगर ऑर्डिनेंस की प्रोविजन आईन के मुताबिक है तो फिर भी पार्लियामेंट में बैठ के फैसला कर लें। अगर इसमें कोई बदनीयती नजर आती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं। ये डिबेट से तो मसला हल नहीं होना, ये तो एक ऐसे बाइख्तियार फोरम पे हल होगा जहां ये चैलेंज भी किया जा सकता है और जिनके फैसले को मानने के दोनों पाबंद भी हैं। ठीक है सर, इस पे भी कमेंट कर लीजिएगा। साथ ही जो दूसरा कानून यानी कि ऑर्डिनेंस आज लाया गया है वो पीका से मुताल्लिका है, और वो उसके अंदर फिर वही बात आ जाएगी। अब सवाल आपसे यही रहेगा कि इससे कानून कितना मजबूत होगा, कि 3 से 5 साल तक सजा बढ़ा दी गई है, फेक खबर जो है वो नाकाबिले जमानत और काबिले सजा जुर्म करार दिया गया है। बहुत अच्छी बात है, मैं इसका बिल्कुल हामी हूं, क्योंकि मीडिया का या आज़ादी सहाफ़त का ये मतलब हरगिज़ नहीं है
कि गैर जिम्मेदारी सी फेक न्यूज फैलाई जाए और जिसकी इज्जत या पगड़ी चाहे उछाल दी जाए। अगर मैं और आप इस फोरम पे बैठ के किसी के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं जो उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन के जुमरे में आती है, तो उसको अपने सेल्फ डिफेंस का हक होना चाहिए और हमें अपनी जबानों पर इतना कंट्रोल होना चाहिए कि हर एक की पगड़ी ना उछालें, मुस्तनद बात करें। तो मेरे ख्याल में डिफेमेशन लॉ बेहतरी की तरफ जाएंगे और लोगों की पगड़ियां नहीं उछाली जाएंगी। ठीक है, मैं ज़याम खान साहब आपसे भी मुख्तसरन नहीं, क्योंकि वक्त कम है, बहुत थिन लाइन है कि किस तरह की तनकीद काबिल दस्तअंदाजी जुर्म होगी। बात फिर वहीं आ गई, खबर फेक है नहीं है, बाज़ वक़्त वज़रा की तरफ भी कह दिया जाता है फेक खबर है। तो ये फैसला कैसे होगा? हमारे यहाँ तो वज़ीर आज़म भी वक्त के वज़ीर आज़म अदलिया पर तनकीद कर लेते हैं। आपके ख्याल में मजबूत होगी कानून हमारे यहाँ डेफेमेशन के भी? ये फेक न्यूज का नाम ही जो है वो धूल उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये कानून मुस्लिम लीग नवाज ने भी बदनीयती से बनाया था और इस पर ये मजीद बदनीयती की तह जो है वो चढ़ाई जा रही है। मसला क्या है? मसला डेफेमेशन है ना। डेफेमेशन के पाकिस्तान में लॉज मौजूद हैं, उन लॉज को बेहतर भी किया जा सकता है और अदालतों में उनकी जो कार्रवाई है उसको एक्सपीडाइट करने के लिए भी इक़दाम किए जा सकते हैं। पाकिस्तान की तारीख में आज तक मैं एक भी केस नहीं जानता जिसमें डेफेमेशन पर किसी को सजा मिले। ठीक है, अगर कोई आप करेक्ट कीजिएगा उसकी तरफ जाएं, उसको ठीक करें और खुद पेश हों। हुकूमत के ऊपर जो डेफेमेशन के केस हो उनको लिए तो खुदारा उसमें तो खुद पेश होना। ठीक है, मेरे पास बिल्कुल आखिरी मिनट। आमिर साहब, आपका कमेंट। और पीएफयूजे कह रहा है कि वो इसको चैलेंज करेगा और इसके खिलाफ कंट्री वाइड मुहिम चलाएगा। योर ओपिनियन रिगार्डिंग दिस पीका कवानीन के अंदर जो मजीद किया गया तरमीम? पीएफयूजे अपने अमल में आजाद है, लेकिन बात ये कि जो है ना, झूठ बोलने की आजादी नहीं होती आयशा। जो हमारे यहाँ सोशल मीडिया पे गंद मचा हुआ है, जिस तरह से गालम गलोच हो रही है, झूठे किस्से कहानियां, उसमें सिर्फ ये नहीं कि हुकूमत के खिलाफ, इसमें खिलाफ के रहनुमा भी उसका शिकार हैं, सहाफी भी उसका शिकार हैं। तो आप जो है आप एक आजादी राय में, हकायक में और झूठे इल्जामात में फर्क करें। जो आदमी झूठ नहीं बोलता है, जो हकायक पे बात करता है, उसको तो डरने की जरूरत ही नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि इस पे इतना तूफान जो है क्यों मच रहा है। बात यह है कि एक नई सिचुएशन आई है, सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस वक्त जो है आपे से बाहर हो रहा है, उसका अक्स जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी पड़ रहा है। बाकायदा बड़े बड़े जैसे सहाफी वो भी गालम गलोच लिखते हैं अपने ट्वीट में, अंग्रेजी में समझते हैं कि अगर मैंने गाली लिखी है तो गाली नहीं है। तो भाई जब ये सब कुछ हो रहा हो तो इसके ऊपर कानून साजी भी होगी, तो कानून साजी से डरना नहीं चाहिए। हाँ, उसके ये जो हम बात करें कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके ऊपर आप वो करें कि जी यकीनन मैं देखता हूं कि आज तक कभी भी डिफेमेशन का कोई भी कानून वो मुकदमा जो है वो कभी कामयाब हुआ ही नहीं है, एबल लॉ होता ही नहीं यहाँ पर। तो हमें दोनों चीजें करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया माजरत आमिर ज़िया साहब, ज़याम खान जवान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मेहमान कह रहे हैं, कानून साजी से डरना नहीं चाहिए, मगर कानून पर अक्रॉस द बोर्ड अमल दरामद इंतहाई जरूरी है। आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।